हाय स्टूडेंट्स। जब भी हम अकाउंटिंग को पढ़ना शुरू करते हैं, हमें उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये आप क्लास 11th का भी ये टॉपिक है, बीकॉम का भी ये टॉपिक है। अकाउंटिंग को आप जितनी बार पढ़ोगे, उतनी बार आपको उसकी टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हमने पहले अल्फ़ाबेट सीखे थे, तब हमने कुछ वर्ड्स बोलना सीखा, उनको पढ़ना सीखा, फिर सेंटेंसेस बनाने सीखे। उसी तरीके से अकाउंटिंग को समझने के लिए उनकी टर्म्स को समझना ज़रूरी है, बिकॉज़ आने वाले टाइम में आप और भी ज़्यादा अपर लेवल पे पढ़ोगे अकाउंटिंग को, राइट? और उसमें ऐसे कुछ टर्म्स आ गए जिसका मीनिंग आपको अगर पता ना हो तो यू वुड फील स्टक। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझ लें, ठीक है? सो लेट्स जंप टू द टॉपिक एंड प्लीज़ कीप मेकिंग नोट्स सो दैट you don't have to like watch this video again and again, है ना? So पहला क्या अकाउंटिंग टर्म है, दैट इज अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है फ्रेंड्स? ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। अब पहले समझो कि इस दुनिया में जितनी भी एक्टिविटी है, उनको दो काइंड में डिवाइड किया गया है, ठीक है? एक होता है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होते हैं जिसमें आप उस एक्टिविटी को करने के लिए कुछ चार्जेस लेते हो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मैं यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है? और मैं आप लोगों से इसके बदले में कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा, तो ये क्या है? एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। चलो इस तरीके से हम समझते हैं। आपने ट्यूशन पढ़ाई की है ना? लेट्स से अगर मैं आपको ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? अपनी टीचिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ और बदले में आपसे फी चार्ज कर रहा हूँ। दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट लेट्स से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, बट वो मैं अपनी यंगर ब्रदर को टीच कर रहा हूँ, ठीक है? और इसके बदले में मैं उससे कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा, तो वो क्या हुआ? दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अंडरस्टूड? चलो ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए और जो किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करता हो। अब फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कैसे करते हो? लेट्स से आपके पास 20,000 रुपए थे, ठीक है? और आपने कुछ 10,000 की पेमेंट की। अब आपने 10,000 की पेमेंट की, तो आपका जो अमाउंट है, ये 20,000, ये लेस हो जाएगा ना 10,000 से। तो अभी आप करंट आपके पास कितना कैश बचेगा? ओनली 10K, ठीक है? तो क्या हुआ? बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हुई? बिल्कुल हुई, क्योंकि पहले हमारे पास 20,000 थे, अब कितने रिमेनिंग रह गए? 10,000 रह गए। तो जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, तो वो क्या चेंज करता है? या तो वो बिजनेस के एसेट्स को चेंज कर रहा होगा, लाइबिलिटीज को चेंज कर रहा होगा, या उसके कैपिटल को चेंज कर रहा होगा। अब कभी भी कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट कैसे करते हैं? उसमें जो ओनर होता है वो कैपिटल इन्वेस्ट करता है, ठीक है? तो कैपिटल ये इन्वेस्ट कर रहा है, तो क्या बढ़ रहा है? एक तो बिजनेस को कैपिटल मिल रहा है, और कैपिटल किस फॉर्म में आ रहा है? कैश के फॉर्म में आ रहा है। समझ में आई बात? तो क्या चेंज हुआ? कैपिटल तो मिल ही रहा है, साथ साथ उस कंपनी का एसेट भी बढ़ रहा है, क्योंकि कैश बढ़ रहा है, ठीक है? अब इसके हम की फीचर्स को समझ लेते हैं। देखो, इट इन्वॉल्व्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, हेंस नॉट कंसिडर सोशल एक्टिविटी। यानी इसमें सिर्फ हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को ही कंसिडर करते हैं, और एक सोशल एक्टिविटी क्या है? ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसीलिए उसको कंसिडर नहीं किया जाता, ठीक है? अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ट्रांजेक्शन्स में बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दैट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स कौन सा होता है बच्चों? देखो, जिसमें एक्सटर्नल पार्टी इन्वॉल्व है। जैसे कभी भी हम परचेज या सेल करेंगे, तो हम सेल किसको करते हैं? कस्टमर्स को। कस्टमर कौन है? एक एक्सटर्नल पार्टी है। हम परचेज करते हैं, परचेज किससे करते हैं? सप्लायर से। सप्लायर क्या है? एक एक्सटर्नल पार्टी है, ठीक है? इंटरनल ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं? जैसे मशीनरी, आपने मशीनरी खरीदी, तो वो क्या है? वो एक एक्सटर्नल एक्टिविटी है। बट जब मशीनरी पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, वो क्या होता है? वो आपकी इंटरनल एक्टिविटी होती है, ठीक है? अब देखो, आप लोगों को अगर नहीं पता होगा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। देखो, कभी भी कोई भी मशीनरी खरीदी जाती है, लेट्स से कंप्यूटर मैंने खरीदा। अब मैंने कंप्यूटर खरीदा, तो
कंप्यूटर की कोई लाइफ होगी ना कि 5 इयर्स या 10 इयर्स तक चलेगा, या ज्यादा से ज्यादा 15 इयर्स तक चल जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम शुरू में डिसाइड कर लेते हैं कि इसकी लाइफ कितनी रहने वाली है, हालांकि वो उससे ज्यादा भी हो सकती है, बट हमारे लिए कितनी यूजफुल है, लेट्स से 5 इयर्स के लिए। तो हम उसके लाइफ को 5 इयर्स कंसीडर कर लेंगे, और जितनी उसकी कॉस्ट है उसको 5 से डिवाइड कर लेंगे, और हर साल उसको डिडक्ट करते जाएंगे उतना अमाउंट। लेट्स से एग्जांपल देते हैं, लेट्स से मैंने कंप्यूटर खरीदा 1 लाख रुपए का, ठीक है, और मैं समझता हूं कि इसकी लाइफ 5 ईयर चलेगी, तो इसको 5 से हम डिवाइड कर लेंगे। 5 से जैसे डिवाइड कर लिए कितना आ गया, 20,000। 5 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमने सोचा कि इसकी लाइफ, हमने डिसाइड किया कि 5 साल ही हमारे लिए यूजफुल रहेगा, क्योंकि उसके बाद आउटडेटेड हो जाएगा सॉफ्टवेयर, या वो हमारे काम का नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसा कुछ या जो भी रीजन हो। ठीक है, तो 5 साल माना हमने उसकी लाइफ, तो उसको हमने 5 से डिवाइड किया उसके कॉस्ट को, यानी हर साल उसकी वैल्यू 20,000 से हम डेप्रिशिएट करते जाएंगे, कम होती जाएगी, राइट। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिशिएशन। समझ में आया, चलो गुड। थर्ड पॉइंट क्या है, इट रिजल्ट्स इन अ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करता है ये फर्म की, ठीक है। एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन हमेशा एक्सप्रेस होता है किस फॉर्म में, मनी के फॉर्म में। जैसे मान लो कि एक बिजनेस है, बिजनेस के एम्प्लॉइज बहुत ही ज्यादा स्किल्सफुल है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट है, तो ये क्या, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी? नो। तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, और इसको हम मॉनेटरी टर्म्स में भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इट शुडंट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कूल, समझ में आया, गुड। अब समझते हैं हम कि इवेंट क्या होता है। ठीक है, इवेंट क्या है, इट इज द कंसिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन। ये कंसिक्वेंस है या रिजल्ट है ट्रांजेक्शन का। जैसे देखो, सचिन ने, यहां से देखो एग्जांपल समझ में आएगा, सचिन स्टार्ट अ बिजनेस विद 5 लाख रुपए। सचिन ने एक बिजनेस को स्टार्ट किया 5 लाख रुपए से। अब इसका इफेक्ट क्या है, बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बिजनेस का कैपिटल बढ़ जाएगा 5 लाख से, ठीक है, और बिजनेस में क्या है, कैश, कैश भी बढ़ जाएगा 5 लाख रुपए से। कैपिटल उसने लिया, लेके आया वो बिजनेस में, किस फॉर्म में लेके आया, कैश में, तो ये इसका कंसिक्वेंस है, तो ये एक इवेंट माना जाएगा। अब देखो एक और बताता हूँ। देखो सचिन ने स्टार्ट किया एक बिजनेस 5 लाख रुपए से, उसने परचेज किया 4 लाख के गुड्स को, परचेजेस गुड्स फॉर 4 लाख रुपीज। अब 4 लाख के गुड्स खरीदा उसने, तो हमें क्या आया, गुड्स आए। जो सामान, गुड्स क्या होता है, जो कंपनी जिस सामान की खरीद बेच करती है उस सामान को हम गुड्स बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्योंकि सचिन ने 4 लाख रुपए देकर 4 लाख का गुड्स खरीदा, तो गुड्स हमारे 4 लाख हो जाएंगे, 4 लाख की वैल्यू के। और आपका कैश जो पहले 5 लाख था, उसमें से 4 लाख कम होके कितना बच रह जाएगा, 1 लाख। तो ये क्या हुआ, इफेक्ट हुआ। तो ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट होता है दैट इज नॉन एज एन इवेंट। कूल, समझ में आया। अब देखो, तो ये भी एक इवेंट है कि आपने कैपिटल तो लेके आए, कैपिटल लेके आए तो कैश बढ़ गया, ये एक इवेंट है। गुड्स आपने परचेज किया 4 लाख का, आपका कैश कम हो गया बाई 4 लाख। ठीक है, अब एक बड़ा सा इवेंट दिखाता हूं, इधर देखो। आपने 4 लाख के गुड्स खरीदे, ठीक है, और उसमें से 3/4 आपने 3,80,000 में बेच दिए। अब 4 लाख का 3/4 कितना होगा बच्चों, हो जाएगा 3 लाख। अब इस 3 लाख के गुड्स को मैंने कितने में बेचा, 3,80,000 में। अब मैंने 3 लाख के गुड्स को 3,80,000 में बेचा, तो इसका कंसिक्वेंस क्या हुआ, हमें 80,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये प्रॉफिट क्या है, एक कॉन्सिक्वेंस है, दैट इज एन इवेंट। तो सिंपल सा अगर हम देखें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। ट्रांजैक्शन क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करती है। ठीक है, अब ये फाइनेंशियल पोजीशन कैसे चेंज होता है, या तो कंपनी के एसेट बढ़ता है, या लाइबिलिटी बढ़ती है, या उसकी कैपिटल बढ़ती है। इतना समझ में आया।
इवेंट क्या है? इट इज अ कॉन्सिक्वेंस, इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। यानी जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसका इफेक्ट क्या है बिजनेस पे, दैट इज नोन एज इवेंट। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी छोटा सा भी डाउट है ना, प्लीज पुट इनटू द कमेंट बॉक्स, ताकि मैं उस डाउट को क्लियर कर सकूं। और नहीं तो मैं दोबारा अलग से एक दूसरा वीडियो बना दूंगा इफ यू वांट। ठीक है, बट अगर कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। चलो, नेक्स्ट टर्म क्या है? अकाउंट। अकाउंट क्या है? इट इज रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन और आइटम। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ कि ये रिकॉर्ड है उन सारे ट्रांजैक्शंस का जो एक किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर कंपनी से रिलेट करती है। अब देखो, आपने शॉपकीपर को देखा है? हाँ जी, बिल्कुल देखा होगा। अब शॉपकीपर के पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो उधार में भी सामान लेके जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो राम, राम भी उधार पे सामान लेके जाता है, श्याम भी लेके जाता है, ठीक है, दिनेश भी लेके जाता है, फिर रोहित भी सामान लेके जाता है उधार पे। ठीक है, तो उस शॉपकीपर के बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो क्रेडिट पे सामान लेके जाते हैं, यानी उधार पे सामान लेके जाते हैं। ठीक है, और एट द एंड ऑफ द मंथ वो उनसे पैसे ले लेता है। अब मानो अगर वो डेली बेसिस पे, मान लो डे वन पे ये चारों ने सामान लेके गए, ये चारों सामान लेके गए, फिर डे टू पे भी सामान लेके गए, और इसी तरीके से डे 30 तक गया, और 30 में एट द एंड ऑफ द मंथ शॉपकीपर ने बोला कि दिनेश आपका इतना हो गया। अब एक बात बताओ, शॉपकीपर को कैसे पता चला कि दिनेश का अमाउंट इतना है? देखो, अब बोलने को तो बोल ही दोगे कि उसने सर रिकॉर्ड किया है डेली बेसिस पे, बट सोचो, अब उसको टोटल करना है कि दिनेश ने कितने लिए हैं सामान, तो वो क्या करेगा? क्या वो एक एक पेज पे जाएगा और एक एक दिनेश के एक एक एंट्री को ऐड करेगा? ऐसा करेगा वो? दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। तो वो क्या करता है, वो डेली बेसिस पे रिकॉर्ड तो करता ही है, साथ में एक अलग अकाउंट मेंटेन करता है हर पर्सन का जो उससे क्रेडिट पे सामान लेता है। लेट्स से राम का ये एक अकाउंट बना देगा वो। ठीक है, तो जो भी वो सामान राम खरीद के जाएगा वो एक साइड लेके जाए, लिख देगा, ठीक है जी, क्रेडिट पे। और एट द एंड वो सम कर लेगा कि कितना हुआ, टोटल कर लेगा, और शाम या राम को बता देगा कि देखो सर आपका इतना हुआ, इतना पे कर दो। एज सिंपल एज दैट। तो इसी एक खाते को क्या बोलते हैं? हम अकाउंट बोलते हैं। समझ में आया? कि रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन एट अ प्लेस इज नोन एज अ अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे देखो, वी कीप अ सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ ईच इंडिविजुअल एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम। यानी जितने भी पर्टिकुलर पर्सन होंगे, जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, मैं ट्रांजेक्शन्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं और सारे ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहा हूं जो एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड या पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड है, या एक पर्टिकुलर नेचर से है। जैसे अगर मैं एसेट की बात करूं, लेट से हम एसेट अकाउंट बनाते हैं, मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, अब इस मशीनरी अकाउंट में हम क्या, किसको किससे रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स को पास करेंगे? जो मशीन से रिलेटेड है। जैसे घनश्याम का अकाउंट बना देंगे, घनश्याम के अकाउंट में घनश्याम से रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करेंगे। राम का अकाउंट बना देंगे। तो ये क्या है? फिर हम लाइबिलिटी का बना सकते हैं, जैसे हमने लॉन्ग टर्म लोन लिया, लॉन्ग टर्म लोन का हम अलग अकाउंट बना देंगे। ठीक है, जैसे हमने मान लो फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर का अलग से अकाउंट बन जाएगा। तो अकाउंट क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर एंटिटी। एंटिटी मतलब बिजनेस, या किसी एक पर्सन, किसी एक पर्टिकुलर एसेट, किसी एक पर्टिकुलर लाइबिलिटी और एक्सपेंस से रिलेटेड ये आपके बनते हैं। ठीक है, अब अकाउंट्स जब बनता है ना, तो अकाउंट्स का फॉर्मेट क्या होता है? बेसिक फॉर्मेट क्या है? ये आपका अकाउंट होता है। ठीक है, मान लो श्याम अकाउंट है, लेट्स से श्याम अकाउंट, और इधर आपका डेबिट साइड हो जाता है, इधर क्रेडिट साइड हो जाता है। तो इसके दो साइड होते हैं। तो अकाउंट्स को डिवाइड किया गया है दो साइड में, एक को बोलते हैं हम डेबिट साइड, दूसरे को बोलते हैं हम क्रेडिट साइड। ठीक है, गुड। अब हम समझते हैं कि व्हाट इज कैपिटल। देखो, कैपिटल क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस एंटरप्राइज।
समझ तो आई क्या होगा? फिर भी एक बार डिस्कस करते हैं। देखो, जो भी अमाउंट बिजनेस का ऑनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है बिजनेस को शुरू करने के लिए या उसको रन करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। और ये किस फॉर्म में हो सकता है? ये कैश के फॉर्म में भी हो सकता है या गुड्स और एसेट्स के फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे लैंड एंड कैपिटल, ये क्या है आपका? एसेट है। वो मशीनरी लेके आ रहा है, वो क्या है? एसेट है। वो कैश लाने के बजाय क्या लेके आ गया? टेबल लेके आ गया, क्या है? एसेट है। समझे? तो तो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अ पर्सन, बाय द प्रोपराइटर, यानी जो ऑनर, वो कोई भी अमाउंट को इन्वेस्ट करता है इधर इन द फॉर्म ऑफ कैश और एसेट, दैट इज नोन एज अ कैपिटल। समझ में आई बात? हाँ, एक और चीज, यहाँ पे जब मैं अकाउंट को बता रहा था तो ये चीज समझ लेना, ये एक डेफिनेशन है। अकाउंट को हम लेजर भी बोलते हैं। एन अकाउंट इज अ लेजर रिकॉर्ड इन अ समराइज फॉर्म ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन दैट हैव टेकन प्लेस विद अ पर्टिकुलर पर्सन, थिंग्स स्पेसिफाइड। मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन या एक पर्टिकुलर नेचर का होनी चाहिए। ठीक है? अब कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। अब ये आया कैसे है, ये समझते हैं। देखो, बैलेंस शीट बनती है, हमने पढ़ा है ना कि दो तरीके की अकाउंट बनते हैं। एक तो स्टेटमेंट बनती है, एक इनकम स्टेटमेंट और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि बिजनेस को प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलता है कि बिजनेस की वैल्यू कितनी है। और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनता है? वो बैलेंस शीट में बनता है। ठीक है? बैलेंस शीट से पता चलती है कि बिजनेस की वैल्यू क्या है। और इस बैलेंस शीट के दो हिस्से होते हैं, एक साइड हम लाइबिलिटी को लिखते हैं और दूसरी साइड हम किसको लिखते हैं? एसेट्स को। ठीक है? अब लाइबिलिटीज जो होती है, कौन सी लाइबिलिटीज, अगर मैं देखूं क्या क्या होगा यहाँ पे। यहाँ पे होगा करंट लाइबिलिटीज होगी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होंगी, इसी में आपका कैपिटल भी होता है। ठीक है? ये सेट हो गया। ठीक है, तो अगर मैं देखूं, सबसे पहली बात, ये दोनों साइड बैलेंस शीट के इक्वल ही होते हैं। यहाँ पे जितना अमाउंट होता है यहाँ पे भी इतना। तो हम बोल सकते हैं ना कि लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट। लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू असेट। अब मुझे यहाँ से कैपिटल निकालना है तो कैपिटल को यहीं रखो। बेसिक मैथ है, लाइबिलिटी जब उस साइड जाएगा तो इधर से माइनस हो जाएगा। तो कैपिटल क्या हुआ? एसेट माइनस लाइबिलिटी। वैसे ही अगर मुझे लाइबिलिटी का यहाँ से निकालना हो, लाइबिलिटी का की वैल्यू, तो एसेट्स में से यहाँ से कैपिटल को माइनस कर देंगे। समझ में आया? गुड। अब यहाँ पे देखो, कैपिटल इज ऑल्सो नॉन एज ऑनर्स इक्विटी। ऑनर का इन्वेस्टमेंट, ऑनर्स की अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट होती है उसको ऑनर्स इक्विटी भी बोलते हैं, उसको नेटवर्थ भी बोलते हैं और नेट एसेट भी बोलते हैं। कैपिटल का अगर ये एक नंबर में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कैपिटल, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑनर्स इक्विटी, इट इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्थ ऑफ द बिजनेस, और इट इज ऑल्सो नोन एज द नेट एसेट्स। ठीक है? चलो अब ड्राइंग समझते हैं हम। व्हाट इज ड्राइंग? देखो, अब यहाँ पे समझो, मान लो एक आपने बैंक में खाता खुलवाया। ठीक है? तो जब आप बैंक में खाता खुलवाते हो तो यहाँ पे क्या डिपॉजिट करते हो? मनी डिपॉजिट करते हो। और विड्रॉ क्या करते हो? मनी को ही विड्रॉ करते हो। ठीक है? तो यहाँ पे जब मनी को विड्रॉ करते हो ना, तो इससे आपका अकाउंट डेबिट होता है और उसकी वैल्यू कम हो जाती है ना? और जब आप डिपॉजिट करते हो तो अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाता है और वैल्यू बढ़ जाती है। ड्राइंग क्या है? उसी तरीके से सेम चीज। आपने जब इसमें बिजनेस में पैसे लगाए तो उसको हमने क्या बोला? कैपिटल बोला। लेकिन अगर आप बिजनेस में से पैसे को निकालते हो या किसी एसेट को निकालते हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स बोलेंगे। विड्रॉ करते हो आप। ठीक है? तो एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ऑनर फॉर अ पर्सनल यूज, अगर वो पर्सनल यूज के लिए कर रहा है तो ही उसको ड्राइंग बोलेंगे। ये नहीं कि वो उस बिजनेस के लिए कुछ खर्चे कर रहा है, वो उसको आप ड्राइंग नहीं बोलोगे। ठीक है? मान लो 1 लाख का कैश था बिजनेस में और उसने 1 लाख में से 50,000 का यूज करके लेट से स्टेशनरी खरीद लिया 50,000 की। ठीक है? और ये किस लिए खरीदा? उसने बिजनेस के पर्पज से, तो दैट इज नॉट अ ड्राइंग। बट उसने अगर ये 50,000 खुद के पर्सनल यूज के लिए यूज किया होता तो दैट मस्ट बी ड्राइंग। ठीक है? चलो गुड। अब हम समझते हैं लाइबिलिटी क्या होती है। ठीक है?
और इसमें हम दो चीजें कवर करेंगे मेनली, कि लाइबिलिटी क्या होती है और एसेट्स क्या होती है, या इसमें आप ये भी समझ सकते हो कि लाइबिलिटीज वर्सेस एसेट्स। तो पहले हम लाइबिलिटी को समझते हैं। लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी एक अमाउंट है विच द फर्म ऑज टू आउटसाइडर। ऑज मतलब दैट इज पेएबल, मतलब लाइबिलिटी एक ऐसी चीज है जिसको दैट इज पेएबल टू द आउटसाइडर, एक्सपेक्टिंग एक्सेप्टिंग द अमाउंट और टू प्रोप्राइटर्स। लाइबिलिटी क्या है? अमाउंट विच द फर्म owes टू आउटसाइडर, नॉट द अमाउंट और टू प्रोप्राइटर। जो अमाउंट प्रोप्राइटर को देना है दैट इज क्या? कैपिटल, अभी डिस्कस किया ना थोड़ी देर पहले। और जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है जो कि आउटसाइडर को देना है दैट इज नोन एज लाइबिलिटी। ठीक है। और अभी हमने डिस्कस किया था ना क्या, कि लाइबिलिटीज को अगर मुझे यहां से निकालना है तो एसेट्स माइनस कैपिटल हो जाएगा ना। देखो लाइबिलिटी यहां से देखो, बैलेंस शीट हमने देखा लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट। अब लाइबिलिटी को अगर हमें निकालना है तो क्या होगा? कैपिटल उस साइड चला जाएगा, बट कैपिटल उस साइड जाएगा तो एसेट में से माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। अब देखो इंटरनल लाइबिलिटी क्या होती है? अमाउंट पेबल टू द प्रोप्राइटर और ऑनर सच एज कैपिटल और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इंटरनल लाइबिलिटी क्या होगी? वो लाइबिलिटी, वो अमाउंट जो ऑनर को पे करना है दैट इज कैपिटल, ऑनर को पे करना है। अब देखो कोई भी बिजनेस वर्क क्यों करता है? प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है। मान लो एक साल बिजनेस ने काम किया, फर्स्ट ईयर में उसको 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, सेकेंड ईयर में वापस से 3 लाख का प्रॉफिट हुआ, लेट से अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। तो ये जो अमाउंट है दैट इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यानी जो बिजनेस ने कमाया वो किसको वापस करना है? ऑनर को कमाना है, ऑनर को ही देना है ना। तो इंटरनल लाइबिलिटी है वो, कि जो भी बिजनेस क्या है, बिजनेस में जो भी आप कमाते हो वो किसका होता है? ऑनर का होता है। बट क्योंकि हमने पढ़ा है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि बिजनेस और उसका ऑनर दो अलग अलग लोग हैं। ठीक है। इसीलिए ऑनर के पैसे को हम लाइबिलिटी मानते हैं और उसको हम क्या लिखते हैं? कैपिटल के नाम से लिखा जाता है। और जो भी उसमें आप अर्निंग करोगे वो भी किसको मिलने वाला है? ऑनर को ही मिलेगा। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज इंटरनल लाइबिलिटी। अब एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या होता है? अमाउंट दैट इज पेएबल टू आउटसाइडर, जैसे कि क्रेडिटर। अब क्रेडिटर क्या होता है वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, बट यूं समझो कि क्रेडिटर क्या है? एक ऐसा पर्सन है जिसको कंपनी को पे करना है, एंड हु इज नॉट अ इनसाइडर, इंटरनल पर्सन नहीं है, वो एक क्रेडिटर है। अब क्रेडिटर को थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे देता हूँ, क्रेडिटर है कौन। देखो लेट से आप शू सेलिंग का काम करते हो, रीसेलिंग का, आप परचेस करते हो ट्रेडर से और उसको रीसेल करते हो। तो जो वो ट्रेडर है ना, अगर आप उससे उधारी में सामान लेते हो तो ही बिकम्स योर क्रेडिटर। ठीक है। तो वो क्या है? अमाउंट पेएबल टू एक्सटर्नल पर्सन। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट। आपके अकाउंट में, अब अकाउंट जैसे बैंक में आप अगर अकाउंट खुलाते हो तो लेट से आप 2 लाख रुपए हैं आपके पास। ठीक है। बट अगर बेनिफिट देते हैं आपको बैंक कि आप 2 लाख, आपका जो अमाउंट है ना उससे 50,000 और एक्स्ट्रा आप विड्रॉ कर सकते हो। तो आपने 2 लाख के 50,000 की पेमेंट करनी थी, आपने पूरी लिमिट यूज कर ली, 2,50,000 की पेमेंट कर दी। तो बैंक की जितनी लिमिट है उससे ज्यादा आपने विड्रॉ कर लिया, तो दैट इज नॉन एज ओवरड्राफ्ट। ठीक है। तो ये भी पेएबल है आउटसाइडर को। आपने किसी पर्सन से लोन लिया है एज अ बिजनेस। ठीक है। तो अगर आपने उनसे लोन लिया है तो दैट इज पेएबल टू आउटसाइडर, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। अब हम समझते हैं कि अ, अब जो लाइबिलिटीज होती है ना, 2 भागों में उनको बांटा गया है। क्या? नॉन करंट लाइबिलिटीज और दूसरी क्या होती है? करंट लाइबिलिटीज। ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या है? लाइबिलिटी फॉर लॉन्ग टर्म, यानी वो लाइबिलिटी जो 1 साल से ज्यादा की पीरियड के लिए एग्जिस्ट करती है उसको हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी करते हैं कहते हैं। जैसे लोन, आपने कोई लोन लिया है मान लो 2 साल के लिए या 1.5 साल के लिए, या मान लो 1 ईयर 2 मंथ्स के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? आपका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो जाएगा।
कोई भी लाइबिलिटी जो 1 साल से ज्यादा रहती है दैट इज अ नॉन करंट लाइबिलिटी। जैसे लोन हो गया, डिवेंचर्स हो गए। डिवेंचर्स भी आप एक तरीके से लॉन्ग टर्म लोन मान लो अभी के लिए, फिलहाल के लिए, ठीक है। करंट लाइबिलिटी क्या होती है? टू बी पेड इन नियर फ्यूचर, ठीक है। टू बी पेड इन नियर फ्यूचर यानी नियर फ्यूचर में ही पे करना है, और इसकी जो ड्यूरेशन होती है लेस देन अ ईयर होती है, लेस देन अ ईयर, ठीक है। जैसे बैंक का ओवरड्राफ्ट, आपने पेमेंट तो कर दी लेकिन उससे जल्द से जल्द मंथ के अंदर ही करना होता है। बिल्स पेएबल, ठीक है। बिल्स पेएबल क्या होता है? जो आपके क्रेडिटर्स होते हैं ना, उसको आप कुछ प्रॉमिस करते हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज देते हो कि हाँ भाई मैं आपका पैसा इतने दिनों में लौटा दूंगा, ठीक है। बाद में वो कन्वर्ट हो जाता है बिल्स पेएबल में और आप उनको पैसे लौटा देते हो, एज सिंपल एज दैट। अभी यूं समझो कि ये क्रेडिटर के तौर पे ही है, क्रेडिटर ही है, मान लो क्रेडिटर ही है, क्रेडिटर भी मान लो। और आप इसको बाद में समझोगे आने वाले सेशंस में, जब मैं इसको बात करूंगा, इसके ऊपर बात करूंगा कि बिल्स पेबल क्या होता है अभी, और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मान लो कि ये भी एक लाइबिलिटी है जिसको 1 साल के अंदर अंदर ही पेमेंट करनी होती है, 1 महीने के अंदर अंदर भी हो सकती है, ठीक है। तो ये बिल्स पेबल होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या मतलब हुआ है कि आपने कोई बेनिफिट ले लिया है बट उसकी पेमेंट नहीं की है, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो वो भी 1 साल से कम के अंदर ही देना है। शॉर्ट टर्म लोन यानी जिस जो लोन 1 साल से कम का हो, दैट इज ऑल्सो नोन एज करेंट, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ करेंट लायबिलिटीज। समझ में आया? अगेन एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल टेक इट, डोंट वरी। अब हम समझते हैं कि एसेट्स क्या होता है, ठीक है। देखो एसेट क्या है? एनीथिंग इन पोजेशन और प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज, कोई भी चीज जो बिजनेस की पोजीशन में हो या उसकी प्रॉपर्टी हो, ठीक है, दैट इज नोन एज असेट, इंक्लूडिंग अमाउंट ड्यू इट फ्रॉम अदर्स। जो दूसरों से पैसे लेने हैं ना, वो भी क्या है? एक एसेट है कंपनी के लिए। तो मान लो जब भी बिजनेस शुरू करते हैं किसकी जरूरत होती है? लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, ठीक है, कैश की जरूरत है, और किसकी चीज की जरूरत है? फर्नीचर की जरूरत है, कंप्यूटर की जरूरत है। ये सारे क्या है? आपके एसेट्स हैं। आपने सामान उधारी पे बेचा, उधारी पे जो बंदा खरीदेगा उसको हम क्या बोलेंगे? डेटर बोलेंगे, डेटर बोलेंगे। जो जिससे उधारी पे हम सामान खरीदते हैं उस बंदे को हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर बोलते हैं। और जिसको हम उधारी पे सामान बेचते हैं दैट इज डेटर। तो जिससे सामान लेने हैं, जिसको पैसे ड्यू हैं, अमाउंट ड्यू, वो भी क्या है? हमारे लिए एक एसेट है, ठीक है। एनीथिंग विच इनेबल अ बिजनेस टू गेट कैश और बेनिफिट इन फ्यूचर, कोई भी चीज जो बिजनेस को इनेबल करता है कि उसको कैश मिले और उसका बेनिफिट फ्यूचर में मिले उसको, दैट इज नोन एज एन एसेट, ठीक है। अब इसके हम करेक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं। एसेट क्या होती है? वो वैल्यूएबल होनी चाहिए कंपनी के लिए, और वो बिजनेस का ही सामान होना चाहिए, ऑन बाय द बिजनेस। कोई भी चीज जो वैल्यूएबल हो और बिजनेस के द्वारा ऑन की जाती हो, और जिसके लिए बिजनेस ने कुछ पेमेंट की हो जिसको एक्वायर करने के लिए, दैट इज नॉन एज एसेट, ठीक है। जैसे आप फर्नीचर की बात करोगे, ठीक है, फर्नीचर क्या है? वो एक वैल्यूएबल चीज है, बिजनेस ऑन करती है और उसको खरीदने के लिए उन्होंने पेमेंट किया हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग, उसको खरीदने के लिए पेमेंट किया गया है, ठीक है, तो दैट इज अ एसेट। अब समझते हैं नॉन करंट एसेट क्या होता है। देखो, held for continued use in the business for the purpose of production and not meant for sale, कोई भी ऐसी वस्तु या कोई भी ऐसा सामान, कोई भी ऐसा एसेट जिसका यूज हम प्रोडक्शन करने के लिए करते हैं, एंड दैट इज नॉट मेंट फॉर सेल, दैट इज नोन एज नॉन करंट एसेट, ठीक है। जो रीसेल के लिए नहीं है और विच इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, नॉट फॉर रीसेल and used for production, is known as long term या नॉन करंट असेट्स, लॉन्ग टर्म असेट्स भी बोलते हैं, बट इसका हम जो टर्म यूज करते हैं अकाउंटिंग में दैट इज नॉन करंट असेट्स, ठीक है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग,
लैंड एंड बिल्डिंग का हम क्यों यूज करते हैं? ताकि हम प्रोडक्शन कर सके, उस पर हम जो भी सामान है उसको बना सके, फैक्ट्री को उस पर हम लगा सके और उस पर प्रोडक्शन कर पाए आइटम्स की। फिर प्लांट एंड मशीनरी, है ना, मशीनरी क्यों खरीदते हैं हम? ताकि हम प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, मशीनरी को थोड़ी बेचते हैं हम, तो मशीनरी को यूज करके लेट्स से शू बनाएंगे, तो ये भी नॉन करंट एसेट है। कंप्यूटर, मोटर व्हीकल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर कोई कंपनी मोटर व्हीकल को सेल या परचेस करती है, उसका वही काम है, तो वो उसका नॉन करंट एसेट्स नहीं होगा। ध्यान से सुनना, बहुत थिन लाइन है, ठीक है। कोई भी कंपनी जो मोटर्स की, जो गाड़ियों की, ऑटोमोबाइल्स के जो परचेज एंड सेलिंग करती है, उसके लिए वो ऑटोमोबाइल नॉन करंट एसेट्स नहीं है, उसके लिए वो करंट एसेट्स है, बिकॉज वो उसी में वर्क करती है, ठीक है। इसका यूज वो प्रोडक्शन के लिए नहीं करती है, इसका यूज इसी को वो परचेज सेल करती है, तो दैट इज इट्स करंट एसेट्स। वो उसका नॉन करंट एसेट्स नहीं होगा, ध्यान रखना ये चीज, ये नॉन करंट एसेट्स नहीं होगा। जो कंपनी, लेट से एक और समझते हैं, आप आपके आपके शहर में आपने देखा होगा फर्नीचर बनाने वाली शॉप होती है, ठीक है। अब क्योंकि आप बिजनेस करते हो, आपने सोचा कि एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसमें ना टेबल्स की जरूरत होगी, ठीक है, चेयर्स की जरूरत होती है। तो आप उस कंपनी या उस बिजनेस के पास जाओगे, उसके ओनर के पास, और बोलोगे टेबल इतनी चाहिए और इतनी चेयर चाहिए, बना दो। तो वो आपके लिए क्या होगा? एक नॉन करंट एसेट होगा, बिकॉज इसी का यूज करोगे आप प्रोडक्शन के लिए या अपने बिजनेस को रन करने के लिए, ठीक है। बट यही चीज जो वो कंपनी है फर्नीचर वाली, जो उसको मैन्युफैक्चर कर रही है, उसके लिए ये नॉन करंट एसेट्स नहीं है, उसके लिए वो करंट एसेट है। आपके लिए नॉन करंट एसेट है, बिकॉज आप उस चीज को यूज करके आप प्रोडक्शन करोगे या सर्विस प्रोवाइड करोगे, वट एवर। बट फर्नीचर कंपनी के लिए क्या है? ये करंट एसेट है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब देखो, फिक्स एसेट, जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हम बोल रहे हैं ना, या नॉन करंट एसेट्स बोल रहे हैं, उसको हम फिक्स एसेट्स भी बोलते हैं। वो जो बिजनेस में फिक्स्ड रहता है लंबे समय के लिए, जैसे आपका फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, है ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। या आप अगर फर्नीचर का बिजनेस नहीं कर रहे हो, आपके लिए फर्नीचर क्या है? एक फिक्स एसेट है। समझ में आई बात? अब फिक्स एसेट्स को दो भागों में, हिस्सों में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज टेंजिबल एसेट्स, नेक्स्ट वन इज इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। टेंजिबल एसेट्स कौन सी है? जिसको आप टच कर सकते हो और देख सकते हो, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, एटसेट्रा। आप लैंड एंड बिल्डिंग को टच कर सकते हो, सी कर देख सकते हो, है ना। अब इनटेंजिबल एसेट्स को हम समझते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं विच कैन नॉट बी सीन एंड कैन नॉट बी टच्ड, ठीक है, जिसको तो आप ना देख सकते हो ना छू सकते हो, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, ठीक है। जैसे गुडविल, बिजनेस की एक गुडविल बनी है। लेट से आपके शहर में कोई छोले भटूरे वाला है, ठीक है, वो काफी टाइम से वो छोले भटूरे बेच रहा है, और काफी लोग दूर दूर से आते हैं उसके पास खाने छोले भटूरे, तो ये उसकी गुडविल है, ठीक है। अब उसकी गुडविल है, इसलिए इतने लोग उसके पास आते हैं। तो गुडविल को क्या देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही पेटेंट, पेटेंट क्या होता है? कोई ऐसी सीक्रेट, जिसको, ऐसी तकनीक जो सिर्फ आप जानते हो, उसको आप पेटेंट करा लेते हो, ताकि दूसरा कोई यूज ना कर सके उस टेक्निक को। तो दैट इज ऑल्सो इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। फिर अगर आता है आपका कॉपीराइट, आपने किसी चीज पे कॉपीराइट ले लिया, ठीक है, अगेन वो कोई और उसको मैन्युफैक्चर नहीं करा सकता, तो आपका क्या हो गया? कॉपीराइट हो गया उस पे, सो दैट इज ऑल्सो इंटेंजिबल एसेट। जैसे ट्रेडमार्क ले लिया आपने, ठीक है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर आपने बना दिया, जैसे टेली का सॉफ्टवेयर, उसको हर कोई नहीं बना सकता, उसको सिर्फ टेली की कंपनी ही बनाएगी, ठीक है। या टेली की कंपनी जिसको कॉपीराइट देगी, जिसको वो उसको उसका लाइसेंस देगी, सिर्फ वही बना सकते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी एक इंटेंजिबल एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है? देखो, आपको आपने रेंट एडवांस में दे दिया,
लेट्स से रेंट एडवांस में दे दिया। आप 10,000 रुपये देते थे रेंट, लेकिन आपने बोला कि सर मैं ना आपको 20,000 का दे देता हूँ, अगले मंथ की अभी ले लो। ठीक है, तो आपने पे कर दिया, तो ये क्या है, आपका एक्सपेंसेस जो आपने प्रीपेड कर दिया, पहले ही पे कर दिया, तो इसको आप देख सकते हो, नहीं देख सकते। तो दैट इज इंटेंजिबल एसेट। अब वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स इज बेस्ड अपॉन द बेनिफिट्स एंड फैसिलिटी अवेलेबल टू द बिजनेस फ्रॉम सच एसेट्स। जो वैल्यू होती है इंटेंजिबल एसेट्स की, वो किस बेस पे की जाती है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है और उससे क्या फैसिलिटी किसी बिजनेस को मिल रही है। ठीक है, चलो अब करंट एसेट्स को डिस्कस कर लेते हैं। करंट एसेट क्या होती है, दैट इज मेंट फॉर सेल। हमने नॉन करंट में क्या पढ़ा था, दैट इज नॉट फॉर सेल पर्पज, दैट इज नॉट मेंट फॉर सेल। ये क्या चीज है, दिस इज फॉर सेल टू कन्वर्ट इनटू कैश विद इन अ ईयर। कितना पीरियड रहता है, 1 ईयर का रहता है। इसको और क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज शॉर्ट लिव्ड और एक्टिव एसेट्स। एक्टिव एसेट्स क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर ही तो इसको कैश में हमने कन्वर्ट कर ही लेना है। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस विल नेवर बी रियलाइज्ड इन कैश। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना। हमने किसी चीज के, मान लो रेंट की पेमेंट हमने कर दिया ऑलरेडी। करंट एसेट्स हमने अभी क्या पढ़ा, कोई ऐसी चीज जिसको हम बेच के कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, क्या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, नहीं, हमने पेमेंट कर दी ऑलरेडी। पर क्योंकि इसकी जो बेनिफिट है हमको फ्यूचर में मिलती रहेगी, इसलिए वो करंट एसेट का हिस्सा है। करंट एसेट क्या होता है, जो कि मेंट फॉर सेल है एंड दैट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश। ठीक है, बट प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, ये एक तरीके से एक्सेप्शन है जिसको हम सेल नहीं कर सकते, बट ये क्यों आता है करंट एसेट में, क्योंकि उसकी जो हमें बेनिफिट है वो नियर फ्यूचर में मिलती रहेगी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, करंट एसेट्स को हम फ्लोटिंग एसेट्स भी बोलते हैं और सर्कुलेटिंग एसेट्स भी बोलते हैं। क्या, फ्लोटिंग एसेट्स और सर्कुलेटिंग एसेट्स। एज द अमाउंट ऑफ नेचर ऑफ सच एसेट्स keeps चेंजिंग कंटिन्यूअसली, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। लेट से जो शू आपका 16,999 का था नाइकी का, लेट से वो आने वाले टाइम में 6,999 में मिल रहा होता है, तो क्या हुआ, करंट एसेट्स की वैल्यू चेंज हो रही है। और इसको, ये क्योंकि चेंज हो रही है, तो इसको हम फ्लोटिंग एसेट्स भी बोलते हैं और सर्कुलेटिंग एसेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। देखो, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने कोई भी सामान लेट से क्रेडिट में, उधारी पे बेचा, तो वो बंदा कौन, जिसको हमने बेचा, वो क्या है, डेटर है। अब ये जो डेटर है ना, वो बाद में क्या होता है, उससे बिल्स रिसीवेबल इज रिसीव्ड फ्रॉम एक्स। अब बिल्स रिसीवेबल एक रिसीव होता है एक्स से, कि मैं आपको इतने टाइम के अंदर अंदर पेमेंट कर दूंगा। तो ये क्या बन जाता है, डेटर बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट हो जाता है। जब उसने खरीदा उधारी पे, वो क्या था, डेटर था। और जब उसने ये बोल दिया कि इसके इस टाइम के अंदर अंदर मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, ही बिकम्स आर बिल्स रिसीवेबल। और बिल्स रिसीवेबल हमारा कहाँ कन्वर्ट हो जाता है, कैश में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ना यहाँ पे, लेट मी शो यू। देखो यहाँ पे बिल्स पेबल था ना करंट लाइबिलिटी में। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, बिल्स पेबल, हमने किसी से सामान लिया उधारी पे, दैट इज क्रेडिटर। हम, वो हमारा क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया। ठीक है, जिससे हमने उधारी पे सामान लिया है, और हमने उसको प्रॉमिस किया कि भैया मैं आपकी 1 महीने के अंदर अंदर या इस तारीख से पहले पहले आपकी पेमेंट कर दूंगा। वो बिल्स पेबल में कन्वर्ट हो जाता है, एंड लेटर ऑन बिल्स पेबल से वो किस में आ जाता है, कन्वर्ट हो जाता है कैश में। अब देखो, करंट एसेट्स आर ऑलवेज शॉन इन लिक्विडिटी ऑर्डर इन बैलेंस शीट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी थोड़ी देर में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट आर शॉन इन द बैलेंस शीट एट द कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। देखो, हमने सोचा कि 16,999 के एक शू आया नाइकी का, जो कि बहुत ही ज्यादा डिमांड में था। ठीक है, हम
हमने सोचा कि भाई हम सिर्फ 100 यूनिट, हमारे पास कैपेसिटी है कि 100 लोग हैं वो तो खरीदेंगे ही, बट क्योंकि डिमांड बहुत है तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई इस बार डबल लोग, यानी जित 100 लोग हैं, 100 कस्टमर आते हैं हमेशा, बट इस बार मुझे एक्सपेक्टेशन था कि भाई 200 लोग तो लेके जाएंगे ही जाएंगे। तो मैंने ना 200 यूनिट मंगा ली इसकी, बट इसको इसमें से सिर्फ मैं 150 ही बेच पाया, लेट से 150 ही बेच पाया। अब जो मैंने 150 इसको बेचा, ये मेरे पास 50 यूनिट्स एक्स्ट्रा रहेगी। अब वो ना बिक ही नहीं रही है। अब बिक नहीं रही है तो लेट से मैंने उसको 15,000 का खरीदा था, या लेट से 10,000 का खरीदा था नाइकी से, और उसको मैं बेच रहा था 16,999 में। ठीक है, बट अब क्योंकि डिमांड नहीं है, ठीक है, डिमांड नहीं है, तो मैं इसको 6,999 में भी बेच रहा हूं। अब देखो, मैंने खरीदा कितने में था, 10,000 में, लेकिन बेच कितने में रहा हूं, 6,999 में। तो जो भी इसमें से कम होगा, यानी ये 10,000 क्या है, मेरी कॉस्ट है, जितने में मैंने खरीदा नाइकी वालों से उसको, और ये मेरा सेलिंग प्राइस है, यानी रियलाइजेबल रियलाइजेबल वैल्यू। इसको रियलाइजेबल वैल्यू भी बोलते हैं, जितने में हम उसको बेचेंगे। तो जो भी इसमें कम होगा उसी की वैल्यू को हम वहां पे शो करेंगे। बिल्स रिसीवेबल या डेटर्स, जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं, हम या तो उसकी सेलिंग वैल्यू को दिखाएंगे, रियलाइजेबल वैल्यू, या जो उसकी शोन एट द एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। नहीं नहीं नहीं, हम ये वाला पॉइंट, सॉरी 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 सॉरी, स्टॉक और इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। हमने जो भी स्टॉक किया और इन्वेस्टमेंट किया, उसको हम किस पे करते हैं, बैलेंस शीट में किस में शो करते हैं, कॉस्ट पे या रियलाइजेबल वैल्यू पे। अब ये 50 यूनिट बची हुई है, ठीक है। अब 50 यूनिट को मैंने 10,000 में खरीदा, तो अब मैं 10,000 में नहीं शो करूंगा उसको बैलेंस शीट में, लेट मी टेल यू, बिकॉज इसकी डिमांड नहीं रही है, और मैं उसको सिर्फ 6,999 में बेच रहा हूं, तो मेरे पास ये स्टॉक में मैं सिर्फ 6,999 इंटू 50 दिखाऊंगा, 10,000 इंटू 50 नहीं दिखाऊंगा। अच्छा, ये पॉइंट क्या था, बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स आर शोन एट द एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। जो बिल्स रिसीवेबल होता है या डेटर होता है, हम उसको कितने पे शो करते हैं, जितनी हमें वैल्यू मिलनी है। अभी हम डिस्कस करेंगे फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट, ठीक है। दिस कैन नॉट बी रियलाइज्ड इनटू कैश एंड नो फर्दर बेनिफिट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दीज एसेट्स। यानी ये वो एसेट्स हैं जिसको ना तो हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ना ही इसका फ्यूचर में कोई बेनिफिट, फर्दर बेनिफिट ले सकते हैं इस एसेट से। देखो, जिसको हमने पहले ही पे कर दिया, लेट से मैंने रेंट पे कर दिया पहले ही, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं, जिसका फ्यूचर में हमें वैल्यू, हमें बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन फिक्टिशियस एसेट्स और नॉमिनल एसेट्स जो है, इसकी कोई फ्यूचर में हमें बेनिफिट नहीं मिलेगी। जैसे डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, एक लॉस होता है किसमें, बिजनेस में अगर लॉस हुआ तो उसको हम डेबिट बैलेंस दिखाते हैं, और एज अ लॉस हम उसको कहाँ दिखा देते हैं, हम दिखा देते हैं एसेट साइड में, बैलेंस शीट में हम दिखा देते हैं, सॉरी। एंड द एक्सपेंडिचर नॉट एट रिटर्न ऑफ, यानी जो एडवर्टाइजमेंट, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गया, कोई मान लो आपने एड बनाया, जिसको बनाने के लिए आपने 2 लाख रुपए खर्च किए, और जिसको आप 4 साल तक तो चलाओगे ही चलाओगे, ठीक है। तो ये एक ऐसा एक्सपेंस है जिसको तो ना आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, और ना ही इसका आपको फ्यूचर में कोई बेनिफिट मिलने वाला है, जिसका आप बेनिफिट फ्यूचर में ले सकते हो। तो दैट इज नॉन एज फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स। दीज आर शोन ऑन द एसेट साइड। ये इधर इसको कहां पे शो करते हैं, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग देम टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ग्रेजुअली ओवर पीरियड ऑफ टाइम। देखो, अब क्या होता है, आपने 4 साल के लिए बनाया एक्सपेंस, तो इस लाइक ये एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंस किया, और आप उसको 4 साल तक उसका बेनिफिट लोगे, चलाओगे उसको, तो 4 लाख तो आपने, या 2 लाख तो आपने जब की जब खर्च कर दिए। अब इसको डिवाइड कर दोगे आप 4 ईयर से, तो 50,000 इसका यूटिलाइज आप पर ईयर करते जाओगे। तो क्या करोगे आप, हर साल 50,000 रुपए करके आप डिडक्ट एज एन एक्सपेंस अपने अकाउंट्स में दिखाओगे। तो जब तक ये आप नहीं दिखाते हो, लेट से फर्स्ट ईयर के लिए आपने 2 लाख खर्च किए, तो 50,000 को आप एज ए एक्सपेंस दिखाओगे, एंड रेस्ट 1,50,000 को आप क्या दिखाओगे, दिखाओगे एसेट्स, एज अ करंट एसेट्स,
इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। हालांकि इसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो कैश में, और इसका कोई फर्दर बेनिफिट नहीं मिलने वाला, बट इसको इसलिए दिखाते हो क्योंकि आपने एक साथ ही सारा खर्च कर दिया है, और इसको आप ईयर बाय ईयर डिडक्ट करते जाते हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया है, एंड अगर समझ में आया है तो लाइक करो इस वीडियो को। कोई चीज क्वेश्चन रह गया तो कमेंट में लिखो, ताकि मैं उसको पर्टिकुलरली उस डाउट को सॉल्व कर सकूं। एंड गो एंड सब्सक्राइब द चैनल so that you keep receiving these all videos. So thank you so much. See you in another video. Thank you.